नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। आज की हमारी बहस न सिर्फ यूपी के पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई है, बल्कि आज हम अपनी डिबेट में इन पंचायत चुनाव से 2022 के विधानसभा में पड़ने वाले असर की समीक्षा करने की भी कोशिश करेंगे। कैसे, वो भी समझिए। देखिए, एक तरफ पंचायत चुनाव है, एकदम ग्रास रूट लेवल पर होने वाला चुनाव, जिससे गांव सीधे जुड़े होते हैं। लोकल मुद्दों पर वोटिंग होती है और लोग अपने प्रतिनिधि का चयन करते हैं। जाहिर सी बात है, पंचायत चुनाव अपने आप में यह बताने की क्षमता रखते हैं कि प्रदेश की राजनीतिक हवा किस तरफ बह रही है। अब ऐसे में अगर पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के करीब होते हैं तो यह कहा जा सकता है कि कुछ इसी तरह की मिलती जुलती तस्वीर विधानसभा चुनाव में सामने आने वाली है और पंचायत चुनाव की अहमियत को समझते हुए सरकार भी तैयारी कर रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 50 से ज्यादा अफसरों के तबादले हो चुके हैं, तो साथ ही कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इस बीच प्रदेश की सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं, जिसके चलते सरकार न सिर्फ अपनी उपलब्धियां गिना रही है, बल्कि गांव और किसानों के लिए नई नई योजनाएं भी लेकर आ रही है। इसका असर पंचायत चुनाव पर पड़ेगा और पंचायत चुनाव का असर विधानसभा पर होगा, लेकिन यह असर कितना होने वाला है और राजनीतिक पार्टियां इसे किस तरह से देखती हैं, इसी पर अगले 1 घंटे की हम बहस करने वाले हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं से कि आखिर उनकी क्या तैयारी है, क्या वो गांवों को इतना महत्व देते हैं या नहीं देते हैं। विधानसभा चुनाव पर पंचायत चुनाव का असर कितना होगा। पंचायत चुनाव में नई पार्टियां भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तमाम ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो कि नए हैं और वो पंचायत चुनाव पर अपना प्रभाव डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही पंचायत चुनाव के जो नतीजे होंगे उससे भी कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि प्रदेश में किस पार्टी की लहर ज्यादा तेज है। पंचायत चुनाव के दौरान किसानों के आंदोलन का भी चुनाव पर असर जरूर दिखाई देगा, और क्योंकि किसान गांव में ही रहते हैं, गांव के मुद्दे उनसे जुड़े हुए, इसलिए यह जरूर देखने वाली बात होगी। आपको बताएं कि दोनों चुनावों के बीच में महज 1 साल से भी कम समय रहेगा और पंचायत चुनाव में नई पार्टियां अपनी किस्मत आजमाएंगी और साथ ही जो इसके नतीजे होंगे वो भी बड़ा असर इसमें डालने वाले होंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ओपिनियन पोल की तरह हो सकता है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में जनता जाकर मुहर लगाएगी, ये साफ हो जाएगा कि आखिर पंचायत चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा रुचि किस पार्टी पर जनता ने दिखाई है। आखिर वो कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको जनता समझती है कि ये हमारे मुद्दों को समझती है। आखिर ऐसा कौन सा राजनीतिक चेहरा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जिस पर जनता सबसे ज्यादा भरोसा करेगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर पंचायत चुनाव में भरोसा किस पर ज्यादा जनता करती है, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। महंगाई के मुद्दे चल रहे हैं, विपक्ष के तमाम आरोप चल रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों का एक रिपोर्ट कार्ड भी इस समय पटल पर है। सरकार की तरफ से दावा यह है हमने विकास किया है, हमने तमाम ऐसी योजनाएं लागू की है जिससे उत्तर प्रदेश की किस्मत बदली है। उत्तर प्रदेश अब धीरे धीरे उत्तम प्रदेश हो रहा है, लेकिन विपक्ष के दावे इसके उलट हैं। उनका यह कहना है कि जो भी योजनाएं लाए वो धरातल पर नहीं है, जो भी रिपोर्ट इन्होंने पेश की है वो पूरी तरह से छल है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो भी बातें इन्होंने कही थी, जो भी घोषणा पत्र पर बातें शामिल थी, वो लागू नहीं हुई हैं। आपको बताएं कि अपडेट क्या है। लिस्ट फाइनल होने के बाद मतदान की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये बड़ा अपडेट पंचायत चुनाव पर हम आपको दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा अफसरों के तबादले हुए हैं। ये इसलिए क्योंकि तमाम ऐसे अधिकारी थे जो कि काफी सालों से अपनी जगह पर थे। निर्वाचन आयोग की एक प्रक्रिया है कि तमाम अधिकारियों का तबादला किया जाता है ताकि न्याय संगत तरीके से और बहुत ही ईमानदारी से चुनाव को संपन्न कराया जाए। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई आरक्षण नीति भी लागू हो चुकी है, जिसमें पहले ही अटकलें थी कि शायद विलंब हो सकता है, लेकिन अब विलंब नहीं होने वाला है। नई आरक्षण नीति से जुड़ी लिस्ट जारी की जा चुकी है और 23 मार्च तक उम्मीदवार अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जो एक कमेटी गठित की गई है वो इसका मूल्यांकन करेगी और वो कमेटी ये फाइनल करेगी कि आखिर कौन सी फाइनल लिस्ट होनी चाहिए। और 26 मार्च को आरक्षण की फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी और फिर उसका सर्कुलेशन जिलाधिकारियों की मदद से तमाम क्षेत्रों में किया जाएगा। तमाम प्रतिनिधियों को, प्रत्याशियों को, पार्टियों को सूचित किया जाएगा और साथ ही इसमें जो पंचायत राज निदेशालय है उसको भी लिस्ट दी जाएगी और साथ ही जो संबंधित अधिकारी होंगे उनको भी लिस्ट दी जाएगी। तो इसके बाद ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। तैयारी कितनी होगी इस पर आज हम अपने तमाम प्रवक्ताओं से बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। आरोप प्रत्यारोप निश्चित रूप से लगने वाले हैं, क्योंकि सरकार का पक्ष यह है हमने विकास इतना कर दिया है जो कि पिछले कई सालों में नहीं हुआ है। हम उन योजनाओं को आगे लेकर आए हैं जो योजनाएं बसपा के कार्यकाल में, सपा के कार्यकाल में लाई गई थी। हमने उनको बंद नहीं किया, हमने उनको सुचारू रूप से और भी सशक्त किया है। हमने उन योजनाओं को ठीक तरह से लागू किया है। तमाम ऐसी बातें सरकार की तरफ से पेश की गई कि पहले कारीगरों पर ध्यान दिया जाता था, कारीगरों की अवस्था पर ध्यान दिया जाता था, उनको पेंशन दे दी जाती थी, लेकिन हमारी सरकार ने पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल माहौल को ही बदलने की कोशिश की है। यह दावा सरकार का है। लेकिन जहां पर बात आती है विपक्ष की, विपक्ष का लगातार दावा है, चाहे कांग्रेस हो, प्रियंका गांधी हो,
अजय लल्लू हो चाहे राहुल गांधी हो, उन्होंने लगातार ये कहा है कि जो भी योजनाएं सरकार की थी वो धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देती, क्योंकि जनता तो परेशान है। वहीं अखिलेश यादव जब भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, किसी बड़ी रैली को संबोधित करते हैं, वो भी कहने से नहीं चूकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो जंगल राज है वो बहुत ज्यादा भयावह है, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती, सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी अपने चरम पर है। अखिलेश यादव के लगातार ये आरोप रहे हैं। वहीं जब भी मायावती सामने आती हैं, वो भी तमाम आरोप सत्ता पक्ष पर लगाती आई हैं, वो भी चूकती नहीं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आरोप प्रत्यारोप के इस माहौल के बीच में जब पंचायत चुनाव हो रहा है, तो क्या ये एक ओपिनियन पोल की भूमिका निभाने वाला है? क्या इससे ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि पंचायत चुनाव में जनता किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा करती है? और क्या ये एक तरह का लिटमस टेस्ट होगा यह भी समझने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए कि क्या वो समझ पाए हैं कि जनता को किस मुद्दे पर बहस चाहिए, जनता को कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पार्टियों के घोषणा पत्र में चाहिए, या अपने हिसाब से राष्ट्रीय विमर्श के अनुसार आप मुद्दों को तय कर लेते हैं, आप जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पाए। यह भी एक बड़ी चुनौती तमाम पार्टियों के सामने रहने वाली है, क्योंकि जो राष्ट्रीय विमर्श के मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, पेट्रोल डीजल हो, बेरोजगारी से जुड़ी हुई चीजें हो, क्या वो पंचायत चुनाव में इतनी अहमियत रख पाएंगी? या पंचायत चुनाव में जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान से जुड़े हुए हों, चाहे वो सड़क से जुड़े हुए हों, गौशालाओं से जुड़े हुए हों, अन्ना जानवरों से जुड़े हुए हों, बिजली पानी सिंचाई, क्या इनका ज्यादा महत्व है, या जो पेट्रोल डीजल महंगाई की बात लगातार की जा रही है, भ्रष्टाचार की बात की जा रही है, जंगल राज की बात की जा रही है, वो ज्यादा जरूरी है? इनका अनुपात कितना है पंचायत चुनाव में, यह समझने की यहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है। इससे जुड़े हुए सवाल भी मैं तमाम अपने मित्रों से पूछूंगा जो आज मेरे साथ जुड़ेंगे यहां पर। इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दों को मिक्स करके आप जनता के बीच में जाने वाले हैं, आप अनुपात को समझ पा रहे हैं कि जो गांव के मुद्दे हैं और जो राष्ट्र के मुद्दे हैं उनका अनुपात कितना होना चाहिए जब आप लोगों के बीच में जाएंगे। सत्ता पक्ष की भी बात आज हम यहां पर करेंगे। पंचायत चुनाव पर लगातार हम अपडेट करते आए, प्राइम न्यूज ने बहुत ही प्राथमिकता के साथ पंचायत चुनाव को कवर किया है। जब से पहली बार इसकी सुगबुगाहट शुरू हुई तो प्राइम न्यूज ने सबसे पहले इस पूरे के पूरे मुद्दे को कवर किया, और लगातार ऐसा कोई भी अवसर नहीं गया जब पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ कोई अपडेट आया हो और हमने कवर ना किया हो। लगातार हमने बहस की है, तमाम पार्टी के प्रवक्ताओं ने इसमें बहुत अच्छी भूमिका अपनी निभाई, अपनी पार्टी के पक्ष रखे, जिस तरह से जनता के मुद्दे होने चाहिए उनको सामने रखे। और लगातार बीजेपी ने जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में 4 साल पूरे होने पर अपना एक रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया, उस रिपोर्ट कार्ड के बाद बहस और तेज हुई, क्योंकि सारे मुद्दों को साझने की यहां पर बीजेपी ने कोशिश की। उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में हमने जिस तरह का काम किया है पिछली पार्टियों ने नहीं किया। लेकिन जब मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर बीजेपी को फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। एक सवाल हमारा अहम यह भी रहेगा प्रवक्ताओं से, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पहले राजनीतिक दखल इतना पंचायत चुनाव में पार्टियों का नहीं था, सीधे तौर पर यह था कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है उसको स्वतंत्र छोड़ दिया गया था, लेकिन अब तमाम प्रतिनिधि ऐसे थे जो कि तैयारी कर रहे थे। इसी बीच में पार्टियों का दखल जब बढ़ा है तो क्या असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को संभालने की रणनीति भी कोई आपने तैयार की है क्या? क्योंकि यह चुनौती हर पार्टी के सामने आएगी, बीजेपी के सामने भी, सपा के सामने भी, बसपा के सामने भी, कांग्रेस के सामने भी, सभी पार्टियों के सामने उन कार्यकर्ता या उन जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं को संतुष्ट करना बहुत जरूरी होगा, जो कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में अपने आप को अपेक्षित महसूस करेंगे, उपेक्षित महसूस करेंगे। उनको निश्चित रूप से साधना पड़ेगा आपको। उसके लिए क्या तैयारी है, और गांव-गांव पहुंचकर क्या आपने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी है, या सिर्फ सरकार का विरोध करके आप जनता के बीच में जाना चाहते हैं? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बहस करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पंचायत चुनाव पर किस तरह से 2022 अपना असर दिखाने वाला, और 2022 के चुनाव में पंचायत चुनाव कितनी गहरी छाप छोड़ने वाले हैं। क्या इसको ओपिनियन पोल की तरह लेकर पब्लिक चले, या इसको महज पंचायत चुनाव से ही जोड़कर देखा जाए? ये बड़ी बहस आज हमारी होगी इसी पर, और इसी में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जनता के मूड में ये कहीं ना कहीं है कि पंचायत चुनाव में हमको ये दिखाना है कि हम किसकी तरफ हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रही है, और जनता क्या उसको समझ पा रही है कि यह पार्टी हमारे लिए ज्यादा अच्छे काम कर सकती है। अब उसमें समाजवादी पार्टी भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है, बीजेपी भी हो सकती है। अब यहां पर यही देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किस पर भरोसा करती है। पंचायत चुनाव पर अपडेट हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं कि चुनाव के चलते गांव और किसानों पर भी सरकार का पूरा फोकस है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई आरक्षण नीति भी जारी की गई है, उसके बाद से अब नई सूची पूरी तरह से प्रकाशित है। 23 मार्च तक आपत्तियां मांगी जाएंगी, आपत्तियों का मूल्यांकन होगा। इसके लिए मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, वो आपत्तियों का निस्तारण करेगी और 26 मार्च तक एक फाइनल लिस्ट आ जाएगी।
हर तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है, आरक्षण के हिसाब से किसको मौका मिलेगा, किसका मौका छीना जाएगा। इसके बाद जैसे ही लिस्ट आ जाएगी, आचार संहिता लागू होगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यह तय हो जाएगा कि कौन सी समय सीमा। इसमें सबसे जरूरी बात हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि इस बार मंडल के स्तर पर भी निर्वाचन आयोग ने तैयारी की है कि जिस मंडल में 4 से अधिक जिले आते हैं, उन मंडलों में 2 चरणों में चुनाव कराया जा सकता है। मतलब 2 जिलों में एक साथ एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा। और जो मंडल छोटे हैं, जहां पर जिलों की संख्या कम है, वहां पर एक जिले में एक ही बार में एक चरण में चुनाव संपन्न कराया जाएगा। साथ ही मतपेटियों की संख्या भी हम आपको बता दें कि जिस तरह से जहां पर प्रत्याशी अधिक होंगे वहां पर 2 से अधिक मतपेटियां रखी जाएंगी, वहां पर 3 मतपेटियां रखी जाएंगी। पहली मतपेटी जब भरेगी उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। लेकिन जहां पर प्रत्याशी अधिक नहीं है वहां पर अधिक से अधिक 2 मतपेटियां ही रखी जाएंगी, जिसमें से पहली का उपयोग किया जाएगा। जब वो मतपेटी भर जाएगी उसके बाद दूसरी मतपेटी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये अब की बार कुछ ना कुछ इसमें नया प्रयोग करने की तैयारी में निर्वाचन आयोग भी है। और पूरी तरह से जो तमाम अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर भी किया जा रहा है। तमाम ऐसे अधिकारी थे जो कि जिले में काफी समय से जुड़े हुए थे, काफी समय से अपनी सीट पर बने हुए थे, उनका तबादला किया गया ताकि वो किसी भी तरह से धनबल बाहुबल को इस्तेमाल करवाते हुए चुनाव को प्रभावित ना कर पाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोकल के नेता होते हैं उनकी साठगांठ हो जाती। इस अंदेशे के साथ उन अधिकारियों का तबादला किया गया है। और पिछले 24 घंटे में 50 से ज्यादा अफसरों के तबादले किए गए। तो आज जिस तरह से हमारी बहस होने वाली है, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे अपने तमाम मेहमानों से कि पंचायत चुनाव का क्या रोल हो सकता है, पंचायत चुनाव में उनकी तैयारियां क्या है, उनकी पार्टी ने किस तरह की तैयारी कर रखी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव पर पंचायत चुनाव का असर कितना होगा, क्या ये विधानसभा चुनाव पर असर डालेंगे या नहीं डालेंगे। साथ ही पंचायत चुनाव के नतीजों से नई पार्टियों की स्थिति भी पता लगेगी कि जो दावे किए जा रहे हैं क्या धरातल पर उसी तरह की उनकी तैयारी है, जनता के बीच में पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं। और साथ ही किसानों के आंदोलन का कितना प्रभाव पड़ेगा, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो नई आरक्षण की नीति जारी की गई उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। नई आरक्षण नीति से जुड़ी हुई लिस्ट जारी की जा चुकी है और 26 मार्च को इसकी फाइनल लिस्ट भी आ जाएगी। उसके बाद आचार संहिता भी लागू हो सकती है, तारीखों का ऐलान हो जाएगा और साथ ही एक समय सीमा बांध दी जाएगी कि इस तारीख से पहले चुनाव संपन्न होंगे ही होंगे। इसमें लेकर पार्टियों की तैयारी क्या है, आरक्षण लिस्ट फाइनल आते ही आचार संहिता लागू होगी और उसके बाद पार्टियां पूरी तरह से तैयारियों में जुट जाएंगी, जनता के बीच में पहुंचने लगेंगी। और उसके बीच में जो सबसे बड़ा एक सवाल लगातार बना हुआ है कि क्या पंचायत चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है या नहीं कर रखी है, उसको लेकर भी आज हम सवाल जवाब यहां पर अपने तमाम मेहमानों से करेंगे। और चुनाव के चलते गांव और किसानों पर भी सरकार का पूरा फोकस है, इस मुद्दे पर भी आज हम बहस करेंगे। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद नई आरक्षण नीति जारी की गई, इस पर भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके बाद गांवों के समीकरण क्या बदलेंगे, क्योंकि जातीय समीकरण कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा मजबूती के साथ काम करते हैं। और इसमें जातीय समीकरण जब बदले हैं तो क्या प्रत्याशियों के अंदर का जो भाव है वो कहीं नहीं बदला है, क्योंकि तमाम ऐसे प्रत्याशी इसके बाद ऐसे हैं जो अपने आप को फाइनल प्रत्याशी के तौर पर मानकर चल रहे थे, लेकिन अब चेहरा बदला जाएगा। उस चेहरा बदलने की प्रक्रिया में क्या पार्टी को कोई नुकसान हो सकता है या कार्यकर्ता पहले की तरह संतुष्ट होकर काम करेंगे कि चलिए मेरा नंबर ना सही किसी और का, लेकिन जीत पार्टी की होनी चाहिए। क्या इस भावना के साथ सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, या असंतुष्ट होने का जो एक खामियाजा है वो पार्टियों को भुगतना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह का चुनाव प्रचार पहले तमाम कैंडिडेट्स करते आए हैं और अचानक उसको पता लगता है कि अब मैं प्रत्याशी के तौर पर नहीं हूं या मेरा सुझाया हुआ जो नाम है वो प्रत्याशी के तौर पर शामिल नहीं किया गया, इससे असंतोष की लहर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। और इसके लिए सभी पार्टियों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको एक बार पहले उनसे रूबरू करा देता हूं। नेहा शालिनी दुआ है, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मेरे साथ रोशनी जायसवाल हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और मुजफ्फर खान है, प्रवक्ता सपा है, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। और साथ ही संदीप चौधरी है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। नेहा, सबसे पहले आपके पास आते हैं, समझने की हम कोशिश करते हैं। आपने 4 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश कर दिया है। आपने दावा किया है कि हमने जितनी योजनाएं बनाई थी, जिस तरह के दावे किए थे, वो हमने सारे पूरे किए हैं और लगातार हमने वो काम करके दिखाया है जो पिछली सरकारों ने नहीं किया है। अब आपको क्या लगता है, इसका फायदा आपको पंचायत चुनाव में मिलेगा? देखिए, बिल्कुल, अगर जनता इस बात को समझती है और देखती है, क्योंकि जो योगी जी हैं वही एक ऐसे सीएम है अभी तक यूपी में बने हैं जिन्होंने धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर या वोट वाली राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है वहां की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। अगर उनको इतनी परवाह होती कि मेरे वोट बैंक चला जाएगा, तो अभी आपने देखिए कि
कि यूपी के सौंदर्यकरण के लिए कितने मंदिरों और मजारों को हटाया गया सड़कों से, तो वो ये हरकत नहीं करते जो आज तक ना सपा ने की, ना बसपा, ना कांग्रेस कर पाई, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है। तो ये बात जो है वो जनता समझ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दी हैं, जो कि ना सपा के टाइम पे 90,000 थी, बसपा के टाइम पे 90,000, सपा के टाइम पे मेरे ख्याल से 2.25 लाख के करीब। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी 5 लाख नौकरियां सरकारी मिली है, और आगे भी हम देते रहेंगे। किसानों की सिंचाई से लेकर पानी की व्यवस्था, ये सारा कुछ जो है, जो काम किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी ने ही किए हैं। और ये सब बातें जो है वो धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर, क्योंकि वो चाहते थे उत्तम अपना उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना। जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी तभी उन्होंने कहा था कि यहाँ से हम गुंडा राज खत्म करेंगे। काफी हद तक, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल आज खत्म हो गया है, वहां पर कोई गुंडे नहीं है, लेकिन जैसे कि मिसाल के तौर पे कई गुंडे ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण किया, तो वो जो एक डर और खौफ था वो सिवाय योगी जी के और कोई वहां पैदा नहीं कर सकता था गुंडों के बीच में। क्योंकि पहले जो था वहाँ गुंडे और ये जो एक्सटॉर्शन मनी लेते थे, माफिया, भू माफिया थे, इन सबको जो था वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी का वो संरक्षण रहता था। इसी वजह से आम जनता, जो उत्तर प्रदेश की आम जनता थी, वो इससे बहुत परेशान थी। रात के टाइम कोई बाहर जाता था, या जिनके अमीर घर के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, बच्चों को किडनैपिंग होना, ये सब आम बात थी। लेकिन जब से योगी जी वहां आए हैं, मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन जो इस टाइप की एक्सटॉर्शन मनी और इस टाइप की चीजें हैं वो बंद हो गया। बहुत जल्दी ये जो बलात्कार पे भी हमारी सरकार ने ही जो ये कानून लेके आई कि बलात्कार करेगा बलात्कारी को, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका केस चलेगा और जल्द से जल्द उसकी सुनवाई होगी और वो सलाखों के पीछे होगा, या उम्र कैद काटेगा या उसकी फांसी की सजा होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण भी जो है योगी सरकार में ही किया गया। तो अगर जनता को ये समझ आती है कि जनता देख रही है कि योगी जी ने राम मंदिर का अगर बोला था कि हमारी सरकार ने कि जब हम आएंगे तो हम राम मंदिर बनाएंगे, और हमने उसे भी पूरा किया। आप देखिए वहां पर राम मंदिर बन रहा है आज अयोध्या में, और भव्य राम मंदिर बन रहा है। हमने गंगा सफाई के लिए अगर काम कहा तो हमने गंगा सफाई पे काम सिर्फ कहा ही नहीं, कर भी रहे हैं, और उसका जीता जागता सबूत आप देखिए कि आज जो कॉरिडोर अपना गोरखपुर से एम्स गोरखपुर से आगे कौन सी जगह मुझे नाम, काशी, वहां पर जो कॉरिडोर बन रहा है वो बहुत ही भव्य कॉरिडोर बन रहा है, और एम्स भी वहां खुल रहे हैं। तो यूपी में पहले कितने एम्स थे ये बाकी की सरकारें अपना जवाब दे दे, और आज कितने एम्स बन रहे हैं ये हम जवाब देते हैं। तो जनता अगर वाम तोल करेगी और उसमें उनको योगी सरकार को खरा ही उतरावा पाएगी, अगर वो काम के नतीजे देखना चाहती है तो। हाँ, अगर मीठी मीठी बातें और इन सब के जो मन लुभावन जो चीजें होती है, बातें होती हैं, ये योगी जी को करने नहीं आती। वो काम के ऊपर, जो हमारी रिपोर्ट कार्ड है वो काम के ऊपर है और काम के बेस पे है। तो जनता मुझे लगता है इसे स्वीकारेगी और हमारे को ही दोबारा जो यूपी में है वो योगी सरकार ही दोबारा आएगी। ठीक है मुजफ्फर खान साहब, लगातार अखिलेश यादव जाते हैं, हर मन से वो ये कहते हैं कि यूपी में जंगल राज है, यूपी में काम नहीं हो रहा, विकास को लेकर किसी भी तरह की सरकार का कोई रोड मैप नहीं है। लेकिन जिस तरह से नेहा जी ने अभी तमाम चीजें गिनाई, इससे तो लगता है कि नहीं सरकार कुछ तो काम कर रही है। आप जब जनता के बीच में जाएंगे तब आप जनता को क्या गिनाने वाले हैं? देखिए, मैं बात शुरू करूंगा नेहा जी की उस बात से कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। मैं सच कहूंगा मगर उससे हार जाऊंगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। 2014 से 2017 से लगातार जो है झूठ की गंगा बह रही है। आप बताइए कि कुलदीप सेंगर जैसे लोग समाजवादी सरकार में अगर रहे होते तो उन्हें ये योगी जी जो कहते हैं कि शमशान चले जाएंगे, कब्रिस्तान चले जाएंगे, तो ये तो नहीं बेच पाए। स्वामी चिन्मयानंद जैसे लोग रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों को जानवरों की तरह नोचने का काम किया।
और ये योगी गायत्री प्रजापति, शायद आप भूल गए, गायत्री प्रजापति को जो है जला दिया जाए, और योगी सरकार में योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस ले जाके आधी रात में बेटी को जला दे। यही उम्मीदें इन लोगों से की जा सकती थी, और उसी पर ये खरे उतरे भी है। जहां तक सवाल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का था, वो नारा तो बहुत कोसों दूर रह गया है। ये हम उत्तर प्रदेश के लोगों को बताएंगे कि इन्होंने किस तरह से बेटी को बचाया और बेटी को पढ़ाया। पहले तो अपराधी लोग जो है इस तरह की जुर्रत कर बैठते थे, लेकिन अब तो भाजपा के नेता जो है वो बहन बेटियों की इज्जत से खेल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये बड़ा एक चिंता का विषय है, और स्थिति जो है बड़ी चिंताजनक है उत्तर प्रदेश के अंदर। सुरक्षा नाम की चीज नहीं है। लोग ये अभी कह रही थी कि रात में आते थे और लोग अपहरण कर लेते थे, फिरौतियां होती थी। ये पता नहीं कौन से प्रदेश की बात कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में तो शायद ऐसा कभी देखने को मिला नहीं है। हाँ, बिहार में तो हमने अक्सर सुना है कि ये खूब हुआ करता था। तो ये लोग कहाँ की बात और कहाँ लाके छोड़ देते हैं। जैसे संगीत सोम जैसे लोग पाकिस्तान का एक वीडियो लेके आते हैं मुजफ्फरनगर के अंदर, और वो जो है मुजफ्फरनगर का बता के और मुजफ्फरनगर में दंगे करा देते हैं, और उसके बाद वो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है और पुलिस है वो उन्हें बचाने का काम करती है। आप समझ रहे हैं? तो ये हमें कहने की जरूरत नहीं है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, बल्कि अब जनता अच्छी तरह से इनके नकाब को उतरता हुआ देख चुकी है और इन्हें समझ चुकी है। विकास की जहां तक बात है तो आप बताइए, 4 बरस के योगी जी एक सिंगल कोई काम गिना दें। ये मेरे नेता की देन थी जो लखनऊ को मेट्रो दी उन्होंने, लखनऊ शहर को आगरा से जोड़ा उन्होंने। नेहा जी आऊंगा आपके पास, आऊंगा। पहले हम रोशन जी के पास जाएंगे इसके बाद। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादियों की बनाई हुई एक्सप्रेस वे सड़क पर चल करके जो है दिल्ली पहुंचने का काम करते हैं। ये वक्त से पहले लोग पहुंच रहे हैं। जो पूर्वांचल में समाजवादी, सुन लीजिए आप, मैं देखिए अभी चिल्लम करने से आप अगर ऐसे बात करेंगी, लेकिन आप जैसे लोग झूठ कर बोलते हैं ना, तब दुख होता है कि आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो और महिलाओं की कम से कम महिलाओं का तो सम्मान आपको करना चाहिए। महिलाओं का तो सम्मान आपको करना चाहिए। एक महिला होकर आप महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही हैं। हमारी बहन बेटियां घर के बाहर निकलने से डरती हैं। हमारी बहन बेटियों को ये डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कहाँ कौन भाजपा का दरिंदा उनको मिल जाए और उठा के ले जाए। आज उत्तर प्रदेश की ये हालत हो गई है। जेल में बैठा है आपका कैलाश प्रजापति, आपके प्रजापति ठीक है। और आपका मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने कहा लड़कों से तो गलतियां होती हैं, उनको आपने जेल करवाई। अब जो है ना, अब ठीक है, आता हूँ मैं आपके पास। रोशन जी प्रॉब्लम, ठीक है, आता हूँ। मुजफ्फर खान साहब, नेहा जी एक सेकंड, लड़िए मत ना। रोशनी जी, जिस तरह से अब आपके पास मौका है, आपके सामने यहां पर 2 परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति यह है कि लगभग 30 सालों से आप उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बना पाई। ये छोटा सा बैकड्रॉप आपके लिए हो सकता है, लेकिन आपके पास यह मौका भी है कि आप बसपा के शासनकाल को, सपा के शासनकाल को, बीजेपी के शासनकाल को आप जनता के सामने जाकर रख सकती हैं। आप जाकर जनता को बता सकती हैं कि देखिए इनके शासनकाल में ये चीजें अधूरी रह गई, आप हमको एक मौका दीजिए, हम कुछ ना कुछ ठीक करके उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे। आप क्या करने वाले हैं? देश का सबसे प्रतिभाशाली प्रदेश था उत्तर प्रदेश आज से ठीक 30 साल पहले, लेकिन तरह तरह की राजनीतिक पार्टियों ने आकर इसे आज कूड़ा प्रदेश या फिर रेप प्रदेश के नाम से जाने लगा है पूरे भारत में उत्तर प्रदेश। कोई भी साउथ इंडिया की लड़की को अगर बोला जाए कि तुम उत्तर प्रदेश के लड़के से शादी कर लो, तो वो बोलेगी ना बाबा ना, तौबा तौबा, ऐसे रेप प्रदेश में मुझे नहीं जाना, क्योंकि यही हकीकत है। जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने 4 साल बेमिसाल का नारा लगा रही है हर जगह। ये जबकि 4 साल बेमिसाल नहीं है, इसका असली हकीकत है 4 साल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, 4 साल महंगाई की मार, 4 साल युवा बेरोजगार ही बेरोजगार, 4 साल स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, 4 साल उद्योग का बुरा हाल। तो ये जितने भी तमाम मैंने आपको
4 साल की हकीकत गिनवाई है, यही हकीकत है। और पिछले 30 साल पहले जिस तरह से लोग शांति से अपना जीवन बिता रहे थे, आज एक महिला होने के नाते मैं आपको असलियत बताती हूँ यहाँ की, अगर मुझे जरूरी काम से रात में 9 बजे दवाई लेने भी जाना पड़े तो मेरी रूह कांपेगी। ये है यहाँ की हकीकत। तो महिलाओं के नाम से जितनी महिला शक्ति और नारी शक्ति के नाम पे इतने सारे आंदोलन चलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो पूरी तरह से झूठ है। महिलाओं के नाम पे कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे महिलाएं अपने आप को सेफ फील कर सके। हर 2 मिनट पे एक रेप होता है उत्तर प्रदेश में, जो कि शर्मनाक है। गैंग रेप, 2 साल की बच्ची हो, चाहे 6 महीने की बच्ची हो, चाहे वो 9 महीने की बच्ची हो, उन बच्चियों को भी छोड़ा नहीं जाता है। और अपराधी खुले घूम रहे हैं भाजपा के संरक्षण में। चाहे जितना भी बड़ा अपराधी हो, उसे कोई खौफ नहीं है, क्योंकि वो एक फोन घुमाएगा भाजपा के नेता को और उसे तुरंत संरक्षण मिल जाएगा, तुरंत उसे बेल मिल जाएगी। तो यही सोच चल रही है आज यहाँ के हर अपराधी के मन में, कि मैं चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा गुनाह कर लूं, मैं भाजपा की शरण में जाके बैठ जाऊंगा तो मुझे कुछ भी नहीं होगा, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नाम, ठीक है, एक तरीके से आप, आता हूं मैं आपके पास आता हूं। संदीप जी, जिस तरह से आपने तीनों पार्टियों का आपने पक्ष सुना, आपको क्या लगता है पंचायत चुनाव में जनता के मुद्दों को कौन ज्यादा बेहतर से समझ रहा है, या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में अभी तक पार्टियां उलझी हुई हैं? देखिए आलोक जी, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत के चुनाव होने उनका और जो हम बात कर रहे हैं प्रदेश लेवल की, इसका कोई बिल्कुल भी कोई लिंक नहीं है। जो ग्राम पंचायत का चुनाव है वो बिल्कुल अलग मुद्दों पे ग्रामीण आंचल में होता है, और उन ग्रामीण आंचल के लोगों को कोई मतलब नहीं है कि लखनऊ की सड़क कैसी बनी, या जो आदमी सहारनपुर के गांव में या मुजफ्फरनगर के गांव में बैठा है उसका मतलब नहीं है लखनऊ में मेट्रो चल रही है या हवाई जहाज उड़ रहे हैं, क्या हो रहा है। उसे मतलब है अपने खेतों से, अपने गांव से, अपनी नाली से, अपने गांव के पानी से वो अपने कस्बे में अपनी फसल ले जा सकता है या नहीं ले जा सकता है, उसको उसका एरिया बहुत सीमित होता है। लेकिन हम यहाँ बैठ के बात करते हैं बड़ी बड़ी के इतनी इंडस्ट्री आ गई। आप मुझे ये बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान के किसी गांव में इंडस्ट्री चुनी चुनी जगह पे आपको नोएडा में मिल जाएगी, आपको गुड़गांव में मिल जाएगी, आपको बेंगलोर में मिल जाएगी, हैदराबाद में मिल जाएगी। बिल्कुल संदीप जी, मैं आपके ही पास आता हूँ। आलोक जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि हमें गांव की बात करनी चाहिए, हमें ये बात नहीं करनी चाहिए कि लक्ष्मी प्रजापति ने क्या किया या कांग्रेस के नेताओं ने क्या किया, या एक मेरे साथी कुलदीप सेंगर का बात नाम ले रहे थे बीजेपी से। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप मुझे पूछिए कौन से सेक्टर में रेपिस्ट नहीं है? क्या मीडिया में रेपिस्ट नहीं है? क्या ब्यूरोक्रेसी में रेपिस्ट नहीं है? क्या पॉलिटिक्स में रेपिस्ट नहीं है? क्या बॉलीवुड में रेपिस्ट नहीं है? ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे इस तरीके के लोग नहीं है। तो हमें इसे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से या किसी चीज से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, एक क्राइम है, क्राइम की तरह देखना चाहिए। अब मैं आता हूँ गांव के वातावरण पे जिसपे चुनाव होना है। गांव में आलोक जी कुछ लिमिटेड लोग होते हैं, कुछ मतलब आप उनको गांव के फेस कह सकते हैं। जैसे प्रदेश में देश में कुछ राजनीतिक दल होते हैं, जैसे आप कांग्रेस एक पार्टी है, बीजेपी एक पार्टी है, समाजवादी एक पार्टी है, बसपा एक पार्टी, ये एक फेस है, लोग इनके टिकट के लिए जाते हैं। इसी तरीके से गाँवों में कुछ फेस होते हैं, वो किसी जाति विशेष के भी हो सकते हैं, वो कोई सामाजिक लोग भी हो सकते हैं, कोई मुखिया परिवार से भी हो सकते हैं। तो उन फेसेस के ऊपर गांव के चुनाव होते हैं, वो ज्यादातर 2-3 लोगों के हाथ में गांव का चुनाव होता है। अगर सीटें रिजर्व हो जाती है तो वो किसी को सपोर्ट कर देते हैं, किसी को फेस बना देते हैं, अदरवाइज उन्हीं परिवारों में से किसी का बहू, किसी का बेटा, वो लोग चुनावी मैदान में होते हैं। और हम पीढ़ियों से देखते चले आ रहे हैं, जैसे कोई गांव 2 परिवारों में बटा है या 2 संप्रदाय में बटा है, तो उन्हीं में से लोग निकल के आते हैं, वही चुनाव लड़ते हैं और उन्हीं में चुनावों की हार जीत होती है। कुछ वोट बैंक ऐसा होता है जो कभी किसी के पास चला जाता है, कभी किसी के पास चला जाता है। बिल्कुल। मुजफ्फर खान साहब, जिस तरह से इन्होंने अभी विश्लेषण किया, इनका साफ तौर पर कहना है कि आपने लखनऊ में क्या किया है, आगरा में क्या किया है, इसका फर्क देखिए जरूर पड़ता है, विकास में आपका योगदान है। लेकिन जब आप गांव की जनता के बीच में जाएंगे तो गांव की जनता को तो आपको समझाना पड़ेगा ना कि गांव के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, क्योंकि वो वोट लखनऊ की सड़क देखकर आपको नहीं देने वाला है। देखिए, जहां तक समाजवादियों के काम करने का तरीका है और गांव के ग्राम विकास की बात है, तो अगर आपने सुना हो मेरे नेता का, गांव जाके देखें लोग। पैफई एक हमने मॉडल बनाया था जो 15 साल
वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 6 बरस उन्हें प्राइम मिनिस्टर बने वो हो गए। एक बार आप उनका जरा जो है जिला और उनका गांव देख करके आइए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि बीजेपी की जो सोच है उसमें कहीं विकास है ही नहीं। गांवों में जितना डेवलपमेंट हुआ समाजवादी के समय में वो सब लोगों को पता है वहाँ, और इसीलिए समाजवादियों को गांव गांव का जन जन जो है वो पसंद करता है। और आदरणीय नेताजी की इसीलिए उनके दिलों में इज्जत है कि साहब इन्होंने गांवों के विकास की ओर अगर किसी पार्टी ने ध्यान दिया है तो वो समाजवादी पार्टी है। तो जहां तक सवाल इस पंचायत चुनाव का है, पंचायत चुनाव होता ही उस बुनियाद पे है। सड़कें टूटी रहती हैं, जो खरंजों का और नाली का काम होता है वो ग्राम पंचायत के लोग करवाते हैं, और उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं रही कि उस समय में हमारी जब सरकार रही तो आपको मैं बता दूं, जब नेताजी मुख्यमंत्री रहे यूपी के तो कई गांव के प्रधानों ने हमको बताया कि जो उनकी किस्त थी वो 5 गुना आती थी, और जब उसके बाद बीएसपी की सरकार बनी तो वो घट के वो जो है 2 गुना रह गई, यानी 3 गुना घटा दी गई थी। तो गांवों के लिए जो पैसा, क्योंकि हमारा तो सिद्धांत यही है कि लोहिया जी ये चाहते थे कि जनता की चुनी हुई सरकार का जो फायदा है वो अंतिम छोर पे बैठे हुए आदमी तक पहुंचना चाहिए, और समाजवादियों ने समय समय पर करके दिखाया है। आज तो जुमलेबाजों की सरकारें आ गई हैं, झूठ बोलने वालों की सरकारें आ गई हैं। नेहा जी कुछ बोलना चाह रही हैं आपकी बात में? लगी है नेहा जी, जो जहाँ तक सवाल विकास का है, नेता बोल रहे हैं मैंने आराम से सुना और मैं चाहती हूँ आप भी मेरी बात आराम से सुने धैर्य से। इन्होंने इतना विकास किया तभी समाजवादी पार्टी को हरा कर भाजपा को चुना गया। सबसे पहली बात की जनता ने तभी इनको नकारा क्योंकि इन्होंने काम किया था। इनका कहने का अरे झूठ बोला आपने, गुमराह किया लोगों को। सड़कें इन्होंने मुसलमान बिजली पानी जिसका ये दुहाई कर रहे हैं। दूसरा, अरे मैंने आपकी भाई साहब मैंने आपकी बात आराम से सुनी, अब आपकी धैर्य रखिए ना। प्रॉब्लम ये है कि हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपको पता है कि आप गलत है और आपकी बात जो है वो बाहर जनता के सामने आ रही है। मैं एंकर से रिक्वेस्ट करूंगी या तो इनकी बात धीरे करिए, ऐसी डिबेट नहीं होगी कि मैं भी चिल्लाऊं ये भी चिल्लाए। बहुत हुई आप देखिए जब मैंने इनकी बात धैर्य से सुनी है तो इनको भी सुनिए। मुजफ्फर खान साहब सुन लीजिए ना एक बार आप भी। मुजफ्फर साहब सुन लीजिए ना, इन्होंने गांव में बिजली पहुंचवाई, ना इन्होंने गांव में कोई ऐसा अच्छा काम किया, ना कोई सुकन्या योजना लेके आए, ना कोई उज्ज्वला योजना लेके आए, ना शौचालय बनाए, ना सफाई करवाई। तो आपके पास में आपको वोट मिलेगा? अरे भाई साहब, वोट के लिए कुछ काम करना जरूरी होता है। ये सारे काम हमने किए हैं। हमने शौचालय गाँव में लेके आए, ये किसी ने नहीं किया। ये प्रधानमंत्री जी की सोच थी, ये योगी जी की सोच थी कि गांव गांव में घर घर में शौचालय बने। इसके लिए सरकार ने शौचालय बनाने के लिए लोगों को पैसा भी दिया। ये सोच आपकी क्यों नहीं थी? आप लोगों ने क्यों नहीं बनाए शौचालय? क्यों लोगों को, क्यों एक तरफ आप औरतों की इज्जत की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनकी इज्जत और बेआबरू होके उनको रास्ते में जाके नंगे बैठ के टॉयलेट शौच करना पड़ता था? आपको तब शर्म नहीं आई? तब आपको कुछ नहीं दिखा किसी पार्टी को? तो हमारी पार्टी ने शौचालय बनवाए, हमारी पार्टी ने वहाँ सड़कें बनवाई, हमारी पार्टी ने उज्ज्वला योजना। ये तो मोदी नेहा जी एक सेकंड नेहा जी, रोशनी जी कुछ आपकी बात पर बोलना चाहते हैं। सारे के सारे रोशनी जी बोलिए। नेहा जी एक सेकंड, नेहा जी सुन लीजिए। मुजफ्फर खान साहब, नेहा जी एक सेकंड कह रही है भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ शौचालय ही बनवाए हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है उन्होंने सिर्फ शौचालय बनवाए और कोई काम नहीं किया है। युवा इसी तरह बेरोजगार में बेरोजगार है। जिस तरह से कोविड के समय में हजारों लाखों की गिनती में नेहा जी सुनिए नेहा जी एक सेकंड सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर पूरे देश का सिर्फ और सिर्फ नेहा जी सुनिए एक सेकंड। नेहा जी सुनिए तो, नेहा जी सुन लीजिए ना, अब आप भी सुन लीजिए ना एक सेकंड। ठीक है, आपकी बात आ गई नेहा जी।
रोशनी जी आपकी बात पर कुछ जवाब दे रही हैं, आप उनकी बात को भी एक बार सुन लीजिए। रोशनी जी। देखिए आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहले मेरी बात सुन तो लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ शौचालय बनाए हैं 4 साल में, इससे मैं सहमत हूँ। लेकिन इसके अलावा जितनी बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में है उतनी कहीं नहीं है। जिस तरह से कोविड के समय में लाखों की तादाद में लोग यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए, अपनी जान की परवाह किए बिना, इससे प्रूव होता है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश और बिहार में ही है। पूरे देश में इतनी बेरोजगारी कहीं नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ झूठ, छल और लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है शौचालय बनवाने के अलावा। जेवर एयरपोर्ट योगी सरकार बनवा रही है मनरेगा के तहत। एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किले बेच दिया। कहाँ है नेहा जी? आप नेहा जी आप होश में आइए, आप लोग झूठ के अभी तक छल रहे हैं। अंधभक्ति भरी हुई है आपके अंदर भी। एयरपोर्ट तो बिक गए और अपना रेल भी बिक गई। पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। यहाँ जो भी किया वो भाजपा सरकार ने कुछ किया था। कांग्रेस ने जितनी उपलब्धियां की थी, एयरपोर्ट बनवाए थे, लाल किला बनवाया, तो सब कुछ किया था, सब कुछ बेच डाला भारतीय जनता पार्टी ने। कितने एयरपोर्ट बिके कुछ अंदाजा है आपको? सुकन्या योजना लेके आए, सुकन्या योजना भी हम ही लाए ना। एनसीईआरटी का आंकड़ा कहता है 5 लाख हमने नौकरियां दी। बेचने का अगर आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा ना तो लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं यहाँ पे बोल भी नहीं पाऊंगी कि कितना कुछ बेचा है भारतीय जनता पार्टी ने। इतना कुछ बेच दिया है देश के। कुछ विकास तो नहीं किया, लेकिन जो विकास हुआ था, देश की जीडीपी -23.9% है। आपको मालूम है कि नहीं नेहा जी? भाजपा का आंकड़ा देश की जीडीपी कितनी है? रोशनी की देश की जीडीपी कितनी है? आप बताइए। देश की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्तमान में क्या है हमारे देश भारत का? नेहा जी इस पर टिप्पणी दीजिए। +10 था 2013 में, ये मैं बता रही हूँ आपको, आप जाके सर्च कर लीजिएगा। 2021 में देश की जीडीपी क्या है? ठीक है, जीडीपी पर अगर बात आ गई है, चलिए ठीक है, ठीक है। एक मैं सामान्य सा प्रश्न आप सबसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पर। एक बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है कि जब आप पंचायत चुनाव में रोशनी जी -23.9% कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, जो कि सोचने का विषय है। आप अपने कांग्रेस शासित राज्य में क्या किया? क्या आपने? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कांग्रेस ने +10 जीडीपी की थी देश की, +10 2013 में। आप रेशो देख लीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी है ये माइनस, इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहे। 0 भी हो जाएगा तो बहुत बड़ी गनीमत है हमारे देश के लिए। वी आर वेटिंग फॉर 0, बट -23.9 से ऊपर भी नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है नेहा जी, कांग्रेस का चरित्र और चलन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चरित्र और चलन दोनों ही ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे जाते हैं। ठीक है नेहा जी, एक सेकंड। रोशनी जी सुनिए तो, रोशनी जी देखिए, इस मुद्दे पर बिल्कुल साफ हो गया कि आखिर आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं, आप कौन कौन से विषय रखने वाले हैं। वो राष्ट्रीय विमर्श के भी हो सकते हैं, वो ग्रामीण मुद्दे भी हो सकते हैं। लेकिन एक जो बड़ा प्रश्न हमारे दर्शकों की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि लगातार देखिए लोकसभा चुनाव के बाद सांसद चुना जाता है, उसका कितना संपर्क गांव के लोगों से हो पाता है ये आप भी जानते हैं। उसके बाद विधायक है, विधायक से भी लोग अपनी आम समस्याओं को लेकर कितना जुड़ पाते हैं ये आप भी जानते हैं। ग्राम प्रधान और जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं वो इकलौती ऐसी कड़ी हैं जो कि ग्रामीणों से सीधे तौर पर जुड़े होते हैं कि छोटी से छोटी समस्या के लिए लोग अपने प्रधान के पास जा सकते हैं। आप जब आएंगे चुनकर, आप क्या परिपाटी को बदलेंगे? आप कोई ऐसा ग्राम प्रधान लाएंगे जो जनता के सरोकारों को समझ पाए, इतना शिक्षित हो कि उन चीजों को कम से कम विकास के रूप में वो पिरो तो पाए। रोशनी जी सबसे पहले सवाल ये आपसे ही है कि आप किस तरह के ग्राम प्रधानों को जनता को देने वाले हैं? देखिए, ग्राम अगर देखा जाए तो जो इंसान अपनी खुद की छवि भी एक लेके चले, जो लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़ा हुआ हो, उनको अगर पार्टी इस बार पंचायत चुनावों में उतारेगी तो मुझे विश्वास है कि जिस तरह से लोग अब अपना एक आइडल समझ के, जिन्होंने कोविड के रूप में अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की हेल्प की है, उन जैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। उन जैसे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए जो कोविड के समय में जब जनता को सबसे ज्यादा अपने लीडर की जरूरत थी, दुम दबा के अपने घर पे बैठे हुए थे। उन जैसे लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की मदद की है, लोगों के हर सुख दुख में खड़े हुए हैं। उन जैसे लोगों को चांस मिलना चाहिए मेरे हिसाब। नेहा जी, आपके पास पर्याप्त प्रत्याशी हैं ऐसे जो कि जाकर गाँव में विकास कर पाएंगे, जो आपकी योजनाएं हैं उनको ठीक तरह से लागू कर पाएंगे? जी बिल्कुल है।
जो जनता के साथ रहा है, जनता के सुख दुख में उसका साथी रहा है, उसके के साथ कंधे से कंधा मिला के उसने काम किया है, चाहे उसकी कोई भी शिकायत हो वो सरकार तक लेके आया, प्रशासन तक लेके गया, ऐसे लोगों को ही प्रतिनिधि बनने का हक है। और हम ऐसे ही लोगों को चुनेंगे जो जनता के बीच में बैठ के, जो जमीनी स्तर पे जमीन से जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ हुक्का पीना नहीं जानते या एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमना नहीं जानते, जो बकायदा काम भी करते हैं। और रखिए आप पर्सनल एयर कंडीशन गाड़ियां भी रखिए, हुक्के भी पीजिए, लेकिन अगर आप जनता का काम नहीं कर रहे तो आप किसी बात की नेता नहीं है। तो जमीनी स्तर पे जो भी नेता जुड़ा हुआ होगा उसको बिल्कुल जो जनता के सुख दुख में उनका साथी रहा होगा उसी को ही चुना जाएगा और उसी को ही मौका दिया जाएगा, उसी को ही प्रत्याशी कैंडिडेट बनाया जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है और वो ही जीत के आएगा। और ये मुद्दे जो हैं वो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमें समझना होगा। बाकी पार्टियां का तो मैं नहीं कहती, लेकिन हमारी पार्टी जो है वो जमीनी स्तर से जुड़ी हुई पार्टी है, ये जनता जानती है, इसीलिए जनता ने दोबारा हमें चुना और हम उसका सम्मान करते हैं, उसके मैंडेट का सम्मान करते हैं और आगे भी हम उनके भरोसे पे खड़े ही उतरेंगे। इस बात का मैं आश्वासन देती हूँ जनता को। मुजफ्फर खान साहब, आपके पास किस तरह के प्रत्याशी हैं? धनबल बाहुबल वाले या जनता की सेवा करने वाले? आपने उन सब की पहचान कर ली है पहले से ही? देखिए, जो समाजवादी विचार के लोग हैं वो बिल्कुल साफ तौर पे आपको मैं बता दूं कि वो अब जो चुनाव होगा उसमें वो ये कहने जाएंगे कि साहब ये कह रहे हैं हमने पूरे उत्तर प्रदेश के गांव-गांव को बिजली दे दी। समाजवादी के समय में 200 रुपए 150 रुपए घर से बिजली के पैसे जाया करते थे जी। और योगी सरकार जब से आई है 3-3, 4-4 हजार रुपए तक के गांव में कोई ऐसे उपकरण नहीं होते हैं, ज्यादातर गरीब लोग हैं, तो 3-3 हजार और 2-2 हजार रुपए से कम किसी के बिल नहीं आ रहे हैं। वो लोग परेशान हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो रसोई गैस 342 रुपए की आती थी वो आज 900 रुपए की आ रही है। आप कह रहे हैं हमने उज्ज्वला योजना का फायदा गांव के लोगों को दिया। वो लोगों को बताएंगे कि भाई इन्होंने जो है किस तरह से आपका विकास करने का काम किया है। 62 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज 100 के पार हो गया। 55 रुपए डीजल था, आज 90 रुपए के पार बिक रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये जनता से जुड़ी हुई है। और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में आप देखिए जहाँ पे ट्यूबवेल चलते हैं वहाँ डीजल का इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर में डीजल का इस्तेमाल होता है। डीजल कहाँ पहुँचा हुआ है? तो ये जो ग्राम है और गांव है, गांव के अंदर लोगों की समझ तोड़ दी है इन्होंने। एमएसपी देंगे नहीं, एमएसपी देंगे नहीं, किसान बॉर्डर पे बैठे नहीं, सुनेंगे नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान ठीक है। मुजफ्फर खान साहब, मैं आपके पास आऊंगा वापस। मुजफ्फर खान साहब, आप तमाम मुद्दों को गिना रहे थे कि किन किन मुद्दों के आधार पर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं। आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो देखिए, ये जो बुनियादी आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं इनको तो आप उनसे दूर नहीं कर सकते। ये बीजेपी के लोग भूल में हैं, ये सोच रहे हैं कि हम जो मर्जी करें। जनता जो है वो बेवकूफ है, इडियट है, उसको समझ तो है ही नहीं। हम फिर जो है नारा लगाएंगे, जय श्री राम, बढ़ गए पेट्रोल के दाम, जय श्री राम, बढ़ गए डीजल के दाम, जय श्री राम, बढ़ गए रसोई के दाम। तो उससे जो है देखिए, जो जय श्री राम है वो हमारे मन में, हमारे दिल में बसते हैं। तो ये ज्यादा दिन ये काट की हांडी चलती नहीं है, वो कभी ना कभी जली जाती है। और अब समय आ गया है, जो रूज का वक्त था इनको बहुत मौका दिया लोगों ने, बड़े पैमाने पे दिया और इनको वो जो है कहते हैं कि वो हजम नहीं हुआ। आज तमाम गुंडे मवाली जो है इनकी शरण में बैठे हुए हैं। और अभी आप एक बाहुबल की बात कह रहे थे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक मुख्तार अंसारी हुआ करते थे, उनके भाई उनको पार्टी में लाना चाहते थे और उत्तर प्रदेश के मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। आपको नहीं, पूरे देश को उस टाइम ये बता दिया था उन्होंने कि हमारे यहाँ बाहुबली या गुंडे बदमाशों की हमें जरूरत नहीं है, कोई कितना ही बड़ा बदमाश क्यों ना हो, हमें वो पार्टी में नहीं चाहिए। अब जितने भी अपराधी हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं या तो वो देश को लूट करके विदेश भाग जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड बन गया है, कल्चर बन गया है देश का। देखिए, ठीक है, आ रहा हूँ मैं आपके पास, आ रहा हूँ नेहा जी आपके पास आ रहा हूँ, संदीप जी के पास एक बार पहले चलते हैं। ठीक है मुजफ्फर खान साहब, ठीक है, आ रहा हूँ मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। संदीप जी, जिस तरह से आपने देखा कि सभी का अपना अपना तर्क है, सभी का अपना अपना आकलन है, सभी के पास अपने अपने मुद्दे हैं, आपको नहीं लगता है कि जो
गांव के मुद्दे हैं, जो ग्राम प्रधान से संबंधित जो मुद्दे हैं, उनको लेकर ज्यादा अभी भी राजनीतिक पार्टियां संजीदा नहीं हैं। इनको लगता है कि महंगाई की बात करके, अगर देश के विमर्श की बातें करके हम जनता के बीच में जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको ये आसानी हो जाएगी समझाने में कि मौजूदा सरकार फेल हो गई है। लेकिन जनता तो पूछेगी ना कि आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। इसके लिए पार्टियों को क्या तैयारी करनी चाहिए? देखिए आलोक जी, जिस तरीके की चर्चा हो रही है, अगर मैं महंगाई की बात करूं, जब से देश आजाद हुआ है महंगाई का ग्राफ लगातार ऊपर की तरफ गया है। कोई एक ऐसी सरकार आज तक हमने नहीं देखी जिसमें महंगाई कम हुई हो। और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं, सरकार आगे किसी की भी आए, महंगाई बढ़ेगी, महंगाई कम होने वाली चीज नहीं है। ये वर्ल्ड वाइड चीज है। हाँ, राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, चर्चा इस चीज पे हो सकती है, लेकिन जिस तरीके की चर्चा हो रही है, समाजवादी लोग कहते हैं कि हमने साइकिल बांटने का काम किया, हमने लैपटॉप बांटने का काम किया। बसपा सरकार की बात आती है तो बसपा सरकार कहती है हमने हर जगह हाथी बनवा दिया, हमने अंबेडकर की मूर्ति बनवाने का काम किया। बीजेपी की बात आती है तो देखिए गैस सिलेंडर गांव में पहुंचा, जिस तरीके से अभी नेहा जी ने बताया शौचालय बनाने का काम किया। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार के एजेंडे में होती है, जैसे गांव की नाली बनाना है, उसके लिए फंड आता है ग्राम प्रधान के पास। गांव की सड़क बनानी है, उसके लिए फंड आता है ग्राम प्रधान के पास। बिल्कुल, गांव में जो भी विकास करना है उसका फंड आता है ग्राम प्रधान के पास। तो चीजें वो देखनी है हमें, जो गांव से जुड़ी हुई चीजें। आज की तारीख में गांव के लिए आप क्या देते हैं? गांव में आप स्कूल देते हैं क्या? गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए आप क्या देते हैं? उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या देते हैं? गांव के बच्चों को अगर पास के शहर में, कस्बे में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, उसके लिए क्या सुविधा है? ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा है? ये चीजें गांव के लोगों के लिए मैटर करती है, सड़कें मैटर करती हैं। और आप ये देखिए, आपने क्या गांव के लोगों जो किसान होते हैं उनके लिए क्या आपने कोई चीनी मिल बनवाए क्या? वो अपना गन्ना लेके कहाँ जाएंगे? उनको फसल के दाम किस तरीके से मिलेंगे? ये प्रशासन की बात आ जाती है, प्रदेश की बात आ जाती है। और कोई भी सरकार जो सेट करती है मुद्दे, वो लोग लुभावने वादे करती है, लोगों को उसमें फंसाने वाली बातें करती है। तो हमें ऐसे काम करने चाहिए ताकि ग्रामीण का विकास हो सके, ग्रामीण आदमी को एजुकेशन मिल सके, उसे दिल्ली के साथ जोड़ा जा सके, उसकी टेक्निक हाई की जा सके। तो उन चीजों की अभी भी कमी है। बिल्कुल। आप तीनों से एक सवाल अंत में जाते जाते ये भी पूछना बहुत जरूरी लग रहा है मुझे कि देखिए 2022 के भी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ये पंचायत चुनाव एक तरह से ओपिनियन पोल का काम करने वाले हैं। सबसे पहले नेहा जी, आपको क्या लगता है कि ओपिनियन पोल आपके पक्ष में आने वाला है या विपक्ष के पक्ष में जाएगा? देखिए, ओपिनियन पोल भी हमारे पक्ष में आएगा और कोई भी पार्टी यहाँ बैठी नहीं रहेगी नहीं कि हमारे पक्ष में नहीं होगा। लेकिन मैं आपको यही बार बार कहती हूँ कि हमारी पार्टी ने, योगी सरकार ने वहाँ काम किया है जनता के लिए, इस बात से हमें वोट मिलेगा। और गांव वालों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। आप बताइए, कोरोना काल में गाँव में कोरोना पहुँच पाया? नहीं। इसी वजह से हमें वोट मिलेगा। वैक्सीन सबसे पहले कोई देश लेके आया? हम लेके, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे वैज्ञानिकों पे भरोसा किया। सपा के पार्टियों जैसे अखिलेश यादव ने क्या कहा था, ये भाजपा की वैक्सीन है, इसको लगवाने से आप वो बन जाओगे, नपुंसक हो जाओगे। अरे भाई, ऐसी भ्रम तो इन लोगों ने फैलाए हैं, तो इनको लगता है कि इनको वोट मिलेगा। तो जनता काम के ऊपर वोट देगी, तो इसलिए काम जो है वो हमारे 10 आउट ऑफ 10 है, इसलिए हमको वोट मिलेगा ही मिलेगा और हम जीतेंगे ही जीतेंगे। रोशनी जी, आपको क्या लगता है? ये आपके लिए बड़ा मौका है क्योंकि पंचायत चुनाव में आप अपनी पार्टी को भी टेस्ट कर सकते हैं और जनता को कितना भरोसा है आप पर, आप इसकी टेस्टिंग भी कर सकती हैं। पंजाब में कांग्रेस ने हर जगह से 50 में से 49 सीट या 50 में से 43 सीट जीत कर जनता को ये बताया है कि कांग्रेस पर अब वापस से जनता का भरोसा आ चुका है और इन भारतीय जनता पार्टी के छल से अब लोगों का विश्वास उठ चुका है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब आई मोदी सरकार का नारा अब बदल कर हो चुका है। बहुत हुई महंगाई की मार, अब आई है मुनाफाखोरों की सरकार। तो इन मुनाफाखोरों से जनता सावधान हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भी टाटा बाय बाय बोलने का समय आ चुका है। ठीक है, मुजफ्फर खान साहब, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव जाकर जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि हम आएंगे तो हम पूरी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने वाले हैं, क्या इस पर भरोसा करेगी पंचायत चुनाव पर जनता और उसके बाद 2022 पर भी? देखिए आलोक जी, 70% जो आबादी है वो हमारे यहाँ किसानों की है। किसान सरकार के दरवाजे पर बैठा है 3.5 महीने से।
298 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं और इस गूंगी बहरी सरकार के कान पे जू नहीं रिंग रही। तो हम तो ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि 2 रुपए किलो जो सस्ता अनाज मिलता है फूड सिक्योरिटी से, वो 900 रुपए के सिलेंडर पे पकाया जा रहा है। ये अच्छे दिन हैं मोदी और योगी सरकार के, तो इन अच्छे दिनों से हमारे जो बुरे दिन थे वो लौट आए तो हमें लगेगा कि हाँ जी अच्छे दिन लौट आए। आज गरीबी आप देखिए चरम सीमा पे है, रोजगार जो है वो बिल्कुल सारे साधन इन्होंने खत्म कर दिए हैं। कोविड के अंदर ये पूरी तरह से सरकार फेल हुई है। किस तरह से लोगों ने अपनी अरे सरकार तो फेल हुई है मुजफ्फर खान साहब। मैंने आपसे प्रश्न ये पूछा था कि जनता कितना भरोसा करेगी आप पर? जनता, देखिए जनता को समाजवादियों पे पूरा यकीन है और सबसे बड़ी बात यह अखिलेश जी ने जो 5 साल काम करके दिखाए वो मॉडल जो है उन्होंने एक नया पेश किया हिंदुस्तान के सामने। आपको याद होगा आलोक जी और आदरणीय जो है हमारे एक्सपर्ट भी बैठे हैं कि जिस दिन एक्सप्रेस वे पे अखिलेश जी ने जेट के वो फ्लाइट सेना के उतारे थे उस दिन पूरी दुनिया ने उनकी सराहना की थी। 23 महीने के अंदर 300। ठीक है, तो मतलब आपके कहने का बिल्कुल सीधा संकेत है कि जनता आप पर भरोसा करने वाली है और जनता निश्चित रूप से हर पार्टी को मौका जरूर यहां पर देने वाली है, क्योंकि जनता के पास भी कुछ ना कुछ शिकायतें जरूर होंगी और जनता कहीं ना कहीं सरकार से खुश भी हो सकती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता किस पार्टी पर ज्यादा भरोसा दिखा के उसको फिर से एक बार ताजपोशी का मौका देती है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपना अपना पक्ष रखा, यहां पर एक तार्किक विश्लेषण किया और आप सभी ने यह समझाने की कोशिश की कि आखिर पंचायत चुनाव में कौन कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं और अगर ये ओपिनियन पोल की भूमिका निभाते हैं तो 2022 में किसका पलड़ा भारी हो सकता है, ये तो अब जनता ही तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बहस का हिस्सा बनने के लिए। लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।